तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ गया है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। क्या आ गया बच्चों? बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुविकल्पी प्रश्न करिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसका पहला आंसर क्या होगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है? क्या होता है बच्चों? क्या होता है? आप सभी लोग कमेंट करिए। ये होता है हमारा, क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है ना बच्चों। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है बच्चों? ये होता है आपका वृक्क होता है। क्या होता है? आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वृक्क हो गया है ना बच्चों। चलिए अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वृक्क में उपस्थित मेडुला के पिरामिड्स, ठीक है, वल्लकूट की किन रचनाओं को एक दूसरे से क्या करते हैं? पृथक करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी मेडुला है वो बार्टीन के रीनल कॉलम से अलग होती है। ठीक है, बार्टीनी के रीनल कॉलम से क्या होती है? अलग होती है। आई बात समझ में? अब इसको देखिए, इसका डिटेल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल भी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। चलिए आप सभी लोगों को समझाता हूँ मैं, थोड़ा सा एक सेकंड। यस, जी हाँ, अब आपको पूरा क्लियर दिख रहा है ना? जहाँ ना दिख रहा है आप तुरंत हमें बताइएगा, है ना। चलिए बच्चों एक सेकंड, ओके। चलिए तो देखिए, मेडुला में क्या होता है? 8 से 15 त्रिभुजाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। ये वल्लकूट द्वारा, ठीक है, एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बर्टीनी के रीनल कॉलम कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? हो गई ना। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृक्क किसका बना होता है बच्चों? वृक्क जो होता है वो हमारा 8 से 12 लाख, 8 से 12 लाख किसका बना होता है? नेफ्रॉन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन का बना होता है। क्लियर हो गई बात, है ना। किसका बना होता है हमारा वृक्क? नेफ्रॉन का बना होता है। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं बोमेन संपुट किसका भाग है। भैया मेरे प्यारे ललना, आओ देखते हैं। ये होता है, जो बोमेन संपुट होता है, ये होता है वृक्क नलिका का भाग होता है। किसका होता है? तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। आइए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, है ना बच्चा। चलिए अच्छा, तो देखिए अब ये है हमारा बोमेन संपुट वृक्क नलिका का भाग है, जिसे मैलपीघी कोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैलपीघी कोश भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? हो गई ना। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा आग। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है? एक सेकंड, आप सभी लोग बने रहिए। चलिए, तो छठवां क्वेश्चन हमारा जो है बच्चों, ये है कोशिका गुच्छ किसमें पाया जाता है? तो कोशिका गुच्छ बच्चों जो होता है वो हमारा किस में पाया जाता है? बोमेन संपुट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बोमेन संपुट में पाया जाता है। ठीक है, ये इसका डिटेल है, आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। अब आइए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है? मूत्र का निर्माण वाला जो हिस्सा है कौन सा होता है? तो ये मूत्र का निर्माण वाला जो हिस्सा होता है, ये आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको बता दिया कि परानिस्यंदन, ठीक है, परानिस्यंदन, और क्या होता है? चयनात्मक, चयनात्मक हो गया। और क्या हो गया बच्चों? और क्या हो गया? एक एक हमारा क्या होता है? अवशोषण। क्या होता है? पुनर्अवशोषण। तो ये तीनों प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में। ठीक है, कहाँ पे? मूत्र निर्माण में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। आइए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। यकृत संश्लेषित करता है। क्या करता है यकृत? किसका संश्लेषण करता है? किसका संश्लेषण करता है बच्चों? ठीक है, बताइए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में, इसको कमेंट करिए ज़रूर। ये क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोग बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे चलें, है ना।
ठीक बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम उसका आंसर बता देते हैं, है ना। बताने के लिए तो हम आए ही हैं यहाँ पे। देखिए, यकृत जो होता है यूरिया का संश्लेषण करता है, यह रुधिर में क्या करता है, अमोनिया से यूरिया को परिवर्तित करके समय समय पर उसका क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो यकृत जो होता है, यकृत किसका संश्लेषण करता है, यूरिया का। किसका करता है, यूरिया का। क्लियर हो गई बात, है ना, समझ में आ गया। चलिए अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बिंदु स्राव परिणाम क्या होता है, बिंदु स्राव परिणाम क्या होता है। तो बच्चों ये क्या होता है, ये मूल दाब, ठीक है, मूल दाब के कारण होता है। कहाँ पे होता है ये हमारा मूल दाब के कारण इसका क्या होता है, बिंदु स्राव होता है। ठीक है, आइए देखते हैं बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है। बिंदु स्राव हमारे जो होते हैं रंध्रों के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है, रंध्र, जल रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पादपों में जलीय अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है, जलीय अपशिष्ट उत्पाद। ठीक है, क्या हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, लौंग का तेल हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, आदि जलीय अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए को दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। चमड़े के शोधन में किसका उपयोग किया जाता है। तो चमड़े के शोधन में बच्चों टेनिन का उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा, किसका, टेनिन का। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आगे। आगे जो हमारा क्वेश्चन है कौन सा है, चलिए तो इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना बच्चों। चलिए हम देखते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित होता है, जो उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है। पादप में जाइलम, जाइलम का कार्य क्या होता है। पादप में जो जाइलम होता है वो क्या करता है, जल का परिवहन करता है। क्या करता है, जल का परिवहन करता है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम देखते हैं अगला। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। स्वपोषण के लिए आवश्यक क्या होता है। स्वपोषण के लिए बच्चों, स्वपोषण के लिए, ठीक है, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी ये सभी आवश्यक होते हैं। ठीक है, ऑटो, AUTO, ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं, स्वपोषी होते हैं, उनके लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। आई बात समझ में। तो ये आपको क्या दिया है, पूरा एक्सप्लेन दिया है, आप इसको आराम से पढ़िए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पायरुवेट, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। तो यह क्रिया बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ पे संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या डिफरेंस, क्या डिफरेंस। ठीक है बच्चों, क्या स्टार्ट करेंगे, डिफरेंस, है ना। तो आप सभी लोग डिफरेंस पढ़ने के लिए तैयार हैं। आइए देखते हैं, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं। यस, आप समझ में आपको आ जाएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं वायवीय श्वसन में अंतर और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो वायवीय श्वसन का पहला पॉइंट जो है बच्चों क्या है, ये है वायवीय श्वसन पर पथ जो होता है वो ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, पहला पॉइंट है हमारा जो O2 पे निर्भर करता है। ठीक है, और जो अवायवीय श्वसन होता है वो क्या होता है, मतलब कि O2 पे निर्भर नहीं करता है, या आप कह सकते हैं कि वो CO2 पर निर्भर होता है। ठीक है, किस पे निर्भर होता है, वो CO2 पे निर्भर होता है। आई बात समझ में, ये नहीं होगा, इस पे ये वाला होगा, है ना बच्चों। चलिए अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। वायवीय जीवों में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। जो वायवीय श्वसन होता है बच्चों, उसमें कौन क्या होता है, सुनिश्चित किया जाता है। अगर वो ऑक्सीजन अच्छे से ले रहा है तो वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा, है ना। अगर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं ले रहा है तो वो
क्या कुछ देर तक जीवित रहेगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। चलिए अब हम देखते हैं अवायवीय श्वसन में। इसमें क्या होता है, अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन ग्रहण करने की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, अन्य भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह क्रिया ऑक्सी श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सी श्वसन कहलाती है। आइए देखते हैं अवायवीय श्वसन में क्या होता है। इसमें जो होता है ऑक्सीजन की तो आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल और एल्कोहल का निर्माण होता है। ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल और एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम इसका कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। आप सभी लोग भी देखिए, हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, है ना बच्चों। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए लिखा है C6H12O6 प्लस 6H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये 6CO2 बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा। तो ये रिएक्शन हमारी जो होती है ये O2 पर निर्भर करती है। किस पे, वायवीय श्वसन पे संपन्न होती है। यानी ये प्रकाश संश्लेषण की क्या है बच्चों, प्रक्रिया है। आई बस समझ में, किसकी प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, चलिए ये किसकी है, प्रकाश संश्लेषण की। आइए अब CO2 वाली जो अभिक्रिया है उसको समझते हैं। वो क्या है, वो है जब हम ग्लूकोज से क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। जब उसमें क्या होता है, CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो किसका निर्माण हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लेकिन कुछ मात्रा में क्या होती है, कुछ मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कितनी, 27 किलो कैलोरी। ठीक है बच्चों, कितनी प्राप्त होती है, 27 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखते हैं, जैसे ये देख लीजिए, फिर क्या होता है, ग्लूकोज से ही CO2 की उपस्थिति में क्या होगा बच्चों, एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और देखते हैं हम, अगर कुछ हमारा टॉपिक छूटा। चलिए बच्चों, एक हमारा टॉपिक अभी बचा है तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं इस वीडियो में, है ना। आइए देखते हैं, फुसफुस जो कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी और जो नेफ्रॉन है, इन दोनों में क्या मेजर और माइनर डिफरेंट हैं, उन दोनों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, जो मेजर और माइनर डिफरेंट है उन दोनों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, फुसफुस के अंदर वायु मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो क्या होता है, अंत में गुब्बारे जैसी संरचना क्या करता है, बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, फुसफुस जो होता है, फुसफुस, ठीक है, इसमें कैसी संरचनाएं होती हैं, गुब्बारे नुमा। ठीक है बच्चों, गुब्बारे जैसी संरचना होती है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा नेफ्रॉन होता है ये क्या होता है, वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ नलिका के कप के आकार का होता है। कैसा होता है, कप के आकार का होता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यह नलिका छने हुए मूत्र को क्या करती है, एकत्रित करती है। यानी यूरिन को क्या करती है, एकत्रित करती है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कृत्रिम या कूपिका। ठीक है, कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसे गैसों का विनिमय हो जाता है। जो कूपिकाएं होती हैं वो एक जगह क्या करती हैं, यूरिन को, ठीक है, एक जगह एकत्रित कर देती हैं और क्या होता है, वहाँ से गैसों का क्या होता है, निष्कासन हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं, नेफ्रॉन क्या करता है, प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदक एकक होते हैं। ठीक है, जो संरचनाएं होती हैं तमाम प्रकार की होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, संरचनाएं। ठीक है बच्चों, तो क्या होती हैं, जो क्या करते हैं, जिन्हें विक्राणु कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक होते हैं, एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं, सटे होते हैं, जुड़े होते हैं। तो बच्चों, आपको अगर देखिए, बोमेन संपुट का जो वो है, चित्र है, कुछ इस तरीके से बना हुआ था, है ना।
एक सेकंड बच्चों, देखते हैं हम। ये ऐसे यहाँ पे कोशिका गुच्छ था, है ना, फिर ये ऐसे निकला हुआ था, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर ये थोड़ा सा इधर जाके जुड़ा था। तो इस तरह ये आपका क्या था, नेफ्रॉन था ना बच्चों। आपने पढ़ा है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ये बना है नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका, ठीक है, वायु से ऑक्सीजन लेकर क्या करता है, सभी कोशिकाओं तक क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है, पहुंचाता है। और जो हमारा ये वृक्काणु होता है, नेफ्रॉन होता है, ये क्या करता है, ये प्रारंभ में निस्यंदन कुछ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ठीक है, क्या करता है, ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, लवण हो गया आदि को प्रचुर मात्रा में जल में जब वो घुले रहते हैं तो उनको क्या करता है, मूत्र के साथ बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं। क्या हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें अच्छा लगे तो, ठीक है, शेयर करें, और चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक यू बच्चों। चलिए।